हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। साथियों, आज हम रेलवे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे रेलवे कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, किन किन लोगों को मेडिकल सुविधा मिलती है फैमिली में, कब वेतन वृद्धि होती है, DA कब बढ़ता है और कितने प्रकार के कर्मचारी होते हैं, आवर में का ड्यूटी 6 आवर है, 12 आवर है या 8 आवर है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं। आइए इन सब बातों को जानते हैं एक वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभी ना देखें, फिर कभी देख सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, हमने रेलवे कर्मचारियों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला, जिनकी ड्यूटी 8 आवर होती है। दूसरा, जिनकी ड्यूटी 12 आवर होती है। तीसरा, जिनकी ड्यूटी 6 आवर होती है। और चौथे, जिनकी ड्यूटी 24 घंटे होती है। दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे कर्मचारियों को। दोस्तों, ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी 8 आवर होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं साप्ताहिक अवकाश की। किसकी बात करते हैं? साप्ताहिक अवकाश की। दोस्तों, जब आप ज्वाइन करेंगे रेलवे NTPC के माध्यम से या ग्रुप D के माध्यम से, तो हो सकता है कई ऐसी जगह होंगी जहां आपको ड्यूटी 8 आवर करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ ऐसी जगह हों जहां आपको ड्यूटी 12 आवर करनी पड़ सकती है। दोस्तों, तो जिन कर्मचारियों की ड्यूटी सप्ताह में 8 आवर होती है, उन्हें 6 डेज ड्यूटी करने के बाद एक रेस्ट मिलता है, जिसको हम साप्ताहिक अवकाश कह सकते हैं। हो सकता है ये आपको संडे को मिले, हो सकता है आपको ये मंडे को मिले, किसी भी दिन सप्ताह में एक दिन आपको अवकाश दिया जाएगा और वही रेगुलर रूटीन में आपके रहेगा। और यदि आपकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज है तो हो सकता है ये बदलता भी रहे, क्योंकि कभी नाइट ड्यूटी होती है, कभी दिन ड्यूटी होती है, कभी डे नाइट ड्यूटी होती है। मान लीजिए आपकी ड्यूटी शिफ्ट वाइज है, आप सुबह 8 से 4, फिर 4 से 12 और 12 से सुबह के 8 तक ड्यूटी करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपका रेस्ट आगे पीछे भी बढ़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ये दोस्तों कर्मचारी बिजी रूट पर रहते हैं, जैसे हावड़ा टू दिल्ली रूट या दिल्ली झांसी रूट, जबलपुर रूट दोस्तों। और जो ब्रांच लाइन होती हैं दोस्तों, जहाँ सिंगल रूट होता है, जैसे NER की हम बात करें तो दोस्तों NER में अधिकतर ऐसे स्थान हैं जहाँ पर ड्यूटी 12 आवर की है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सेक्शंस में अभी भी सिंगल लाइन है, डबल लाइन का प्रावधान चल रहा है, परंतु सभी जगह भी डबल लाइन नहीं हो पाई है। तो दोस्तों ऐसे स्थानों पर जहाँ सिंगल लाइन है, गाड़ियाँ कम गुजरती हैं, वहाँ ड्यूटी आपकी 12 आवर होती है पर डे आपकी ड्यूटी 12 आवर होगी दोस्तों। तो आपको यहाँ 5 डेज वर्किंग करनी है और आपको सप्ताह में 2 रेस्ट मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 रेस्ट दोस्तों दिए जाएंगे आपको, साप्ताहिक 2 रेस्ट मिलेंगे। 5 दिन ड्यूटी करेंगे, 2 रेस्ट मिलेंगे, जबकि यहाँ आपको 6 दिन ड्यूटी करनी है, 1 रेस्ट मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, तीसरे प्रकार के कर्मचारी ऐसे होंगे जिन्हें पर डे 6 आवर की ड्यूटी करनी है, परंतु दोस्तों ये हेक्टिक काम होता है, बहुत ही कह सकते हैं ये माइंड सेट का काम होता है, कह सकते हैं कि बहुत ही कंसंट्रेट का काम होता है। दोस्तों ऐसे कर्मचारी जिन पर परिचालन विभाग की जिम्मेदारी रहती है, मान लीजिए कहीं कंट्रोल रूम में ड्यूटी करते हैं, टूंडला कंट्रोल हो गया, इलाहाबाद कंट्रोल हो गया, या कानपुर जो GMC कंट्रोल है वहाँ ड्यूटी करते हैं, तो उनकी ड्यूटी दोस्तों वहाँ के जो कर्मचारी हैं, चीफ कंट्रोलर हैं, तो दोस्तों वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी आवर 6 आवर रहती है, या और जो अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं सबकी ड्यूटी 6 आवर रहेगी। और 6 आवर के बाद आपको सप्ताह में 1 अवकाश मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसे कर्मचारी जो चौथे प्रकार के कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटी पूरे 24 घंटे रहती है, परंतु इनको डेली काम नहीं करना पड़ता है। आराम से आप आइए, ऑफिस में बैठिए
और दोस्तों आपका लगभग डेली का डेली रेस्ट जैसा ही रहता है, क्योंकि आपको काम नहीं करना है, परंतु रेलवे आपको कभी भी बुला सकती है, आप तैयार रहें। मान ली ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी कहाँ रहती है, ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी मेडिकल जो यान होते हैं, मेडिकल की जो रेलगाड़ियाँ होती हैं या दुर्घटना यान होते हैं, जब कभी डिरेलमेंट या एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे रहती है। तो दोस्तों इनको हमेशा ही तैयार रहना होता है, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, दिन में रात में कभी भी। तो दोस्तों आइए आप जानते हैं इसके आगे की जानकारी। आपको लीव और कौन कौन सी लीव मिलती है, आइए दोस्तों जानते हैं। रेस्ट के अलावा आपको कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं, आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आपको 3 प्रकार की छुट्टियां मिलेंगी। कौन सी, पहले CL होगी, CL का मतलब कैजुअल लीव होती है, और आप एक बार में 3 तक कैजुअल लीव ले सकते हैं। इससे अधिक आपको अगर छुट्टियां लेनी है दोस्तों तो आप LAP लेंगे। दोस्तों ये कैजुअल लीव होती है, 1 ईयर में 10 मिलती हैं। यदि आप इनका उपयोग नहीं करते हैं, इन्हें ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये स्वतः समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों दूसरी होती है LAP। दोस्तों LAP वो लीव होती है जो 6 महीने में 15 मिलती हैं, ईयर में 30 मिलती हैं। यदि आप इनका उपयोग नहीं करते हैं तो ये आपस में जुड़ती रहती हैं, और जब आपका रिटायरमेंट होता है, यदि आपकी छुट्टियां 365 हैं तो आपको 1 ईयर का पेमेंट रेलवे एक्स्ट्रा करेगी। दोस्तों तीसरे प्रकार की जो छुट्टी होती है वो LHAP होती है, इसको मेडिकल लीव भी बोलते हैं, जिसको हम सिक कहते हैं। दोस्तों यदि कोई कर्मचारी कभी बीमार है तो वो सिक एक मेमो मिलता है, तो सिक मेमो के माध्यम से सिक कर सकता है, सिक पर रह सकता है। और दोस्तों आप लगातार 3 महीने तक सिक पर रह सकते हैं। तो दोस्तों लगातार आप 3 महीने सिक पर रहेंगे तो होगा क्या, इसमें आपको हाफ पेमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 दिन यदि आपकी छुट्टी है तो आपको 10 दिन का फुल पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां रिक्सी काम होता है। जैसे ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो एक ट्रैक मेंटेनर पोस्ट होती है दोस्तों, वहाँ रिक्सी काम होता है। तो कई बार कर्मचारियों को चोट लग जाती है तो वहाँ पर HOD नाम से एक छुट्टी मिलती है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल ऑन ड्यूटी। और HOD नाम की छुट्टी मिलती है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल ऑन ड्यूटी बोलते हैं, HOD। तो दोस्तों जितने दिन आप HOD में रहेंगे आपका एक भी दिन का पेमेंट नहीं कटेगा, आपको फुल पेमेंट मिलेगा, और आप एक भी दिन ड्यूटी नहीं करेंगे। और लगातार आप 3 मंथ तक यहाँ भी HOD में रह सकते हैं दोस्तों। यदि इसके बाद आप HOD में रहना चाहते हैं तो फिर आपकी छुट्टियाँ कटना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों इससे पहले आपका कोई वेतन नहीं कटेगा, ना तो आपकी छुट्टी कटेगी। ये ऐसी छुट्टी है दोस्तों, जब आपको चोट लगेगी आपको पूरा वेतन मिलेगा, आपकी छुट्टी भी नहीं कटेगी। तो दोस्तों फिर आप मेडिकल या सिक के माध्यम से छुट्टी कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। यदि आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, कर्मचारियों की कमी है, और आपका जो छुट्टी देने वाला अधिकारी है आपको छुट्टी की मनाही कर रहा है, तो आप सिक कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों एक नई बात जानते हैं। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा आप एक प्रकार की छुट्टी और ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीव विदाउट पेमेंट। दोस्तों ये अलग अलग कर्मचारियों की अलग अलग दक्षता के अनुसार मिलती है। अब कोई अधिकारी हो सकता है DRM जैसे 6 मंथ का आपको दे सकते हैं, बिना किसी पेमेंट के आप 6 मंथ का छुट्टी ले सकते हैं। उससे जो बड़े कर्मचारी होंगे, वो अधिकारी होंगे, वो आपको 1 साल तक का लीव विदाउट पे दे सकते हैं दोस्तों। तो एक प्रकार की छुट्टी और आप ले सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ना तो आपको कोई चार्जशीट जारी होगी। दोस्तों अब हम जानते हैं रेलवे पास के बारे में। रेलवे में पास जो मिलता है उसमें किसको किसको पास मिलता है। हेलो दोस्तों, जब आप रेलवे में ज्वाइन करेंगे तो दोस्तों रेलवे आपको एक पास जारी करती है। ये अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग प्रकार का पास जारी किया जाता है। मान लीजिए आप ग्रुप C के कर्मचारी हैं तो आपको AC और स्लीपर का पास जारी किया जाएगा, परंतु 2 साल तक आपको सिर्फ 3 साल तक सिर्फ आपको एक पास मिलेगा, और
एक का मतलब है साल में आपको एक पास मिलेगा, उससे आप यात्रा कहीं भी कीजिए, अपना आप रूट फिक्स कराइए। परंतु कर्मचारियों को कभी भी जो टिकट चेकिंग स्टाफ है वो कुछ कहते नहीं है। आपके पास पास है नहीं भी है, आप कार्ड दिखाइए और आप यात्रा कीजिए। दोस्तों जब आपको एक पास जारी होगा तो वो आपको 3rd AC का पास मिलेगा। आप और बड़े कर्मचारी हैं तो आपको 2nd AC का पास मिलेगा। आप और बड़े कर्मचारी हैं तो आपको 1st AC का पास मिलेगा। यदि आप ग्रुप डी कर्मचारी हैं तो दोस्तों शुरू में आपको 3rd AC का पास मिलेगा। तो दोस्तों ये आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। आप ग्रुप डी के कर्मचारी हैं तो फर्स्ट पास आपको 3rd AC का मिलेगा। आप सी के कर्मचारी हैं तो 2nd AC तक का पास आपको मिलेगा। दोस्तों पास में आप किसका नाम होगा? पास में एक तो रेलवे एम्प्लॉय का नाम होगा, रेलवे एम्प्लॉय का नाम होगा दोस्तों। और कौन हो सकता है? यदि उसकी शादी हो गई है तो उसकी वाइफ का नाम होगा। बच्चे हैं तो 18 साल से कम के बच्चों का, कौन? लेस देन 18 के बच्चों को पास जारी होगा। अलग अलग दोस्तों पास जारी नहीं होगा, एक ही पास होगा, उसमें उनका नाम शामिल होगा। दोस्तों यदि आपके फादर नहीं हैं और यदि आपके फादर नहीं हैं तो आपकी मदर हैं, वो आपसे आश्रित मानी जाएंगी, अर्थात विडो मदर होंगी, उनका नाम भी सम्मिलित हो सकता है। और यदि आपके फादर नहीं हैं तो आपकी सिस्टर और आपके आश्रित ब्रदर। ये दोस्तों फादर ना होने की कंडीशन में है। यदि आपके फादर हैं तो ना तो आपको मदर को, ना ही आपकी मदर को, ना ही आपके ब्रदर को, ना ही आपके सिस्टर, किसी को पास नहीं मिलेगा और ना ही इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपके बच्चे आपके हेडक्वार्टर से कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं दोस्तों तो उनके लिए एक अलग पास जारी होता है और वो फ्री में पास आपको मिलेगा। आपके बच्चे ट्रेन के माध्यम से आ जा सकते हैं। 3-3 महीने के पास आपको हर बार रिन्यूअल कराना पड़ेगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं मेडिकल सुविधा के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं मेडिकल फैसिलिटी आपको क्या क्या मिलेगी। दोस्तों इससे पहले जानते हैं कि रेलवे पास पर 3 PTO जारी होता है। दोस्तों इन PTO पर आप 1/3 पेमेंट करके रिजर्वेशन करा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ऑल इंडिया में। दोस्तों केवल रेलवे एम्प्लॉय को 1/3 पेमेंट करना होगा और आपको सीट कंफर्म मिलेगी। दोस्तों अब देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी आपको क्या मिलती है। दोस्तों तो रेलवे मेडिकल एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग दोस्तों अब रेलवे क्या करती है, अब UMID एक कार्ड जारी करती है। रेलवे हर रेलवे एम्प्लॉय का अपना एक UMID कार्ड होता है। दोस्तों ऐसा होता है, ये दोस्तों कार्ड होता है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये UMID कार्ड है, तो ये सभी कर्मचारियों को जारी होता है। दोस्तों रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स में आप इलाज करवा सकते हैं। जनरल OPD होती है, कई कानपुर है, जैसे टुंडला है, इलाहाबाद है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपको भर्ती करने की व्यवस्थाएं हैं। आप सीरियस भी हैं तो भी बढ़िया डॉक्टर बैठते हैं, मस्त, मतलब आपका मस्त इलाज होगा, बहुत ही शानदार इलाज होगा। आप महीनों भर्ती रह सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा यदि हो सकता है कि रेलवे अस्पताल में हर जगह सुविधाएं नहीं होती हैं तो वो रेफ़र करते हैं एक दूसरी जगह, तो रेलवे से रिलेटेड कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। हर सुविधाएं रेलवे हॉस्पिटल में नहीं होती हैं। जो सुविधाएं रेलवे हॉस्पिटल्स में नहीं होती हैं, रेलवे का प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप होता है। दोस्तों उनमें आप जाइए, रेफ़र करवाइए और इलाज करवाइए। जैसे कानपुर का रिजेंसी हॉस्पिटल, आगरा का सिनर्जी हॉस्पिटल। दोस्तों ऐसे जयपुर में हर बड़े बड़े सिटीज़ में कई सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो रेलवे संबद्ध होते हैं, उसमें आप भर्ती हो सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं फ्री में। दोस्तों अब रेलवे फैसिलिटीज़ मिलेगी किस किस को, तो दोस्तों जो UMID कार्ड होगा वो उन सभी कर्मचारियों के नाम से बनेगा जो आप पर आश्रित हैं। जैसे आप हैं, आपकी वाइफ हैं यदि शादी हो गई है, आपके बच्चे हैं,
18 ईयर तक, परंतु आप उनको और भी बढ़वा सकते हैं आगे समय के लिए। आश्रित के तौर पर आपकी आश्रित माता जी, मतलब यदि आपके फादर नहीं है तब, यदि आपके फादर नहीं तो आपकी अविवाहित बहन भी हो सकती है और आपका भाई भी हो सकता है 18 ईयर से कम का। इसके अलावा आपकी विडो सिस्टर भी हो सकती हैं दोस्तों। इन सबको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी कहीं ना कहीं बीमारियां चलती रहती हैं, किसी को सर्दी है, किसी को बुखार है, जुखाम है, तो ये सारे जनरल्स प्रकार के जो बीमारी होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं, 300 रुपये 400 रुपये फीस लेते हैं, 500 रुपये। तो इन सब से बचने के लिए रेलवे आपको बहुत ही शानदार सुविधाएं मुहैया कराता है। आइए दोस्तों जानते हैं आपका वेतन इंक्रीमेंट कब कब होता है, आपको डीए कब मिलता है, एचआरए मिलता है तो कितना मिलता है। और दोस्तों आइए जानते हैं इसको। आइए दोस्तों देखते हैं आप वेतन वृद्धि को। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर एक वेतन आयोग का गठन किया जाता था, तो वो रिकमेंडेशन करता था गवर्नमेंट को, उसके आधार पर वेतन में वृद्धि होती थी। परंतु अब वेतन आयोग को ख़त्म कर दिया गया है, तो अब क्या होगा, डीए प्लस आपका जो बेसिक होगा उसके आधार पर आपके वेतन में एक यूनिक वृद्धि होगी 10 साल के बाद। दोस्तों इसके अलावा आपका वेतन 2 प्रकार से साल में बढ़ेगा, एक तो बढ़ेगा इंक्रीमेंट के माध्यम से और एक बढ़ेगा अलाउंस डियरलेंस अलाउंसेस के माध्यम से। दोस्तों जो इंक्रीमेंट होगा वो हर कर्मचारी को साल में सिर्फ एक बार मिलेगा, परंतु ये 2 बार लगता है। ये आपकी ज्वाइनिंग पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग सितंबर से दिसंबर के बीच में की है, तो आपकी इंक्रीमेंट की जो वृद्धि होगी वो जुलाई में होगी दोस्तों। और यदि आपने ज्वाइनिंग फरवरी के बाद की है दोस्तों, यदि आप फरवरी के बाद ज्वाइन करते हैं, आपको ज्वाइनिंग फरवरी के बाद मिलती है, तो आपकी जो इंक्रीमेंट की राशि बढ़ेगी वेतन में वो जनवरी में बढ़ेगी दोस्तों, 1 साल के बाद। तो दोस्तों परंतु एक ही बार आपको मिलेगी ये इंक्रीमेंट। ये आपके बेसिक का बढ़ता है 5%। कितना बढ़ता है दोस्तों, 5% दोस्तों बढ़ता है। और इसके अलावा साल में आपको 2 बार डियरनेस अलाउंसेस मिलेंगे। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कितना मिलेगा। वैसे तो 5% मिलना चाहिए, परंतु गवर्नमेंट हर साल कमेटी बनाती है, वो रिकमेंडेशन देती है, तो अभी आपको 3% ही मिल पा रहा है। कितना मिल रहा है, 3%, कभी 4% मिल जाता है। तो ये कमेटी की रिकमेंडेशन पर डिपेंड करता है, परंतु आपको 3% से कम नहीं मिलेगा दोस्तों। तो साल में आपकी कुल 3 बार वेतन वृद्धि हो गई। एक बार आपकी वेतन वृद्धि हुई इंक्रीमेंट में, 2 बार डियरनेस अलाउंसेस में, और बीच में यदि आपका प्रमोशन होता है तो एक बार उसमें आपकी वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन वो कभी कभी होती है, वो निश्चित नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं, यदि कोई रेलवे एम्प्लॉई है और उसकी मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है। अब नौकरी के दौरान 2 प्रकार से मृत्यु हो सकती है। हो सकता है कर्मचारी ऑन ड्यूटी हो सकता है कर्मचारी ऑफ ड्यूटी हो। ऑफ ड्यूटी का मतलब बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई हो। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु ऑन ड्यूटी होती है दोस्तों, तो क्या होगा, तो उसको एक तो कंपनसेशन राशि मिलेगी, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन राशि देती है। वो आपकी जॉब पर डिपेंड करती है, आप किस प्रकार की जॉब में हैं, कंपनसेशन राशि आपको मिलेगी। हो सकता है 30 लाख मिले, 40 लाख मिले, इतना पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका जो आश्रित है, उस कर्मचारी का जो आश्रित है उसको नौकरी मिलेगी, और उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ को पेंशन मिलेगी। यदि वाइफ ही आश्रित है तो दोस्तों वाइफ को नौकरी मिलेगी और वो पेंशन की हकदार होगी। दोस्तों ये सारी बातें थी रेलवे कर्मचारियों से संबंधित। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों अब हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो रेलवे कर्मचारी जो आगे भर्ती होने वाले हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी के, उनके मेडिकल से रिलेटेड आने वाला है दोस्तों। वो परसों हमारा वीडियो आएगा। तब तक आप अपनी स्टडी को धार दीजिए, पढ़ाई को तेज कीजिए, और आप जैसे कर्मचारियों की रेलवे को बिल्कुल आवश्यकता है। रेलवे आपका इंतज़ार करती है। हम आपके एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।